ध्रुव की गर्दन एक झटके से हिली, उसके जोड़ों से चटक चटक की आवाजें गूंजी और उसका रूप अब पूरी तरह से भयावह लग रहा था। उसकी आभा इतनी भयानक थी कि पूरे मैदान को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जैसे काला बादल छा गया हो। भीड़ तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। गड्ढे में पड़ी विवन की सूखी लाश को देखकर सबके चेहरे पर अविश्वास और डर की लकीरें खींच गईं। यह क्या हो गया था? क्या ध्रुव ने कोई शैतानी जादू इस्तेमाल किया था? फिर ध्रुव ने धीरे धीरे सूरमास की ओर कदम बढ़ाए, जो अभी भी तिलक की भारी आभा के दबाव तले दबा हुआ था। ध्रुव के होठों के कोने ऊपर उठे और वह एक ऐसी हंसी हंसा जो रोंगटे खड़े कर दे। दबाव, आभा, हा हा, देखा जरा तेरी यह ताकत कितनी मजबूत है। अचानक ध्रुव के शरीर से उसकी कर्सर ब्लड लाइन की भयानक काली आभा फूट पड़ी। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, जैसे कोई जंगली जानवर हो, और अपनी हथेली को हवा में ऊपर उठा लिया। कर्स पिशाच तकनीक शक्ति की लाल धारियां एक एक करके ध्रुव की हथेली में समाने लगी। तिलक की दबाव वाली आभा अचानक गायब हो गई और सूरमास का शरीर उस बोझ से मुक्त हो गया। वह तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ। तिलक का चेहरा तो जैसे राख हो गया, एकदम सफेद और बेजान। उसका शरीर पहले तो थोड़ा धंसा, फिर और ज्यादा धंस गया। एक भयानक शक्ति उसकी चेतना में घुस रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांप उसकी आत्मा को लपेट रहा हो। वो कर्सर ब्लड लाइन की शक्ति थी, जो उसकी शक्ति को पागलों की तरह सोख रही थी। ये क्या हो रहा है? तिलक की आंखें गुस्से और डर से चौड़ी हो गईं। वह जोर से दहाड़ा, साले नीच गुलाम, तूने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? कमीने, अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। उसने अपना दाया हाथ उल्टा घुमाया और एक खतरनाक तेज लहर वाली शक्ति छोड़ दी, जो हवा को चीरते हुए आई। सूरमास हिला और चिल्लाया, अरे बॉस, मुझे करने दो यह। उसका शरीर तिलक के हमले को रोकने के लिए आगे सरक गया। महिषासुर ब्लड अलाइन की शक्ति फूट पड़ी और उसका पूरा बदन एक विशाल भैंसे की तरह चमकने लगा। धम, दोनों की ताकतें टकराई, जैसे दो पहाड़ आपस में भिड़ गए हों। सूरमास लगातार पीछे सड़कता गया। उसके मुंह के कोने से खून की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन वो गिरा नहीं। तिलक भी कुछ कदम पीछे हट गया। उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था, क्योंकि उसकी शक्तियां तेजी से सोखी जा रही थीं। जहां वह पहले हस्तारा के छठे लेवल पर था, अब कुछ ही सेकंडों में पांचवें लेवल पर आ गया, और वो चूषण शक्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे कोई प्यासा राक्षस और ज्यादा मांग रहा हो। आहा, तिलक दहाड़ा कुत्ते, अपनी जान दे दे। वो फिर से आगे लपका, अपनी मुट्ठियां कसकर। सूरमास ने भी उसका रास्ता रोका, अपना सीना चौड़ा करके। धम, फिर से टक्कर हुई। इस बार धूल उड़ी, जमीन कांपी। दोनों अलग हो गए। तिलक की शक्तियां एक और लेवल से गिर गईं, हस्तारा के चौथे लेवल तक। दुनिया में हर चीज अवशोषित की जा सकती थी। ध्रुव की लेवल 20 की कांचेशी की कर्स ब्लड लाइन ना सिर्फ दूसरों की ब्लड लाइन बल्कि शक्ति को भी सोख सकती थी। यहां तक कि कर्सशाच तकनीक का इस्तेमाल कर आभा के जरिए भी शक्ति को सोखा जा सकता था। पफ, तिलक के मुंह से गाढ़े खून की एक उल्टी निकली। उसने ध्रुव को घूरा और कहा, कमीने, तू आखिर चाहता क्या है? ध्रुव ने एक भयावह ठंडी हंसी छोड़ी। कुछ नहीं। क्या तुझे दूसरों को घुटने टेकवाना पसंद नहीं है? अब मेरे लिए जमीन पर घुटने टेक। तिलक ने गुस्से से घूरा। नीच गुलाम, तेरी इतनी औकात नहीं है कि मुझे घुटने टिकवाए। इतना कहकर वो फिर से आगे बढ़ा। सूरमास ने भी उसे रोका। धम, फिर टक्कर। इस बार सूरमास थोड़ा हिला, लेकिन तिलक ज्यादा पीछे धकेला गया। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, हस्तारा का तीसरा लेवल। तिलक अपनी शक्तियों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चूषण शक्ति इतनी मजबूत थी कि विरोध करना नामुमकिन था। सिर्फ आधे मिनट में उसकी 3 लेवल की शक्तियां गायब हो गईं। एक योद्धा के लिए यह अपनी जान खोने से भी बदतर था, जैसे कोई अपना सब कुछ लुटा रहा हो। सूरमास ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और हंसा, बूढ़े, फिर से आ चंदी, अरे बा, अभी तूने दबाव से कुचला था ना, अब फिर से आ और ताकत का मजा चखा। हा हा, तिलक ने चिल्लाकर कहा, तुम सब हमला करो, इन दोनों गुलामों को मार डालो। लेकिन ध्रुव की नजरें घूमी और वह ठंडे लहजे में बोला, अगर अपनी शक्ति खोने का डर नहीं है तो आ जाओ। मैं तुम सबको कंतारा के पहले लेवल तक पहुंचा दूंगा। मेरा वादा है। आओ, हिम्मत है तो आजमाओ, देखो कैसे तुम्हें सोख कर खत्म करता हूं। भीड़ सन रह गई। हर हर कोई डर के मारे पीछे हट गया। शक्ति उनके लिए जीवन थी, और एक लेवल खोना भी उनके लिए असहनीय था। तिलक ने अमोगेश की तरफ देखा और कहा, ग्रेट एल्डर, मदद करो मेरी। अमोगेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्या तू ही उसकी प्रतिभा नहीं देखना चाहता था? अगर तू इसे खुद अनुभव कर सके तो यह और भी अच्छा होगा। लाइबा ने हंसते हुए कहा, एल्ड तिलक, नीलतारा के पहले लेवल का योद्धा तुझे कुचल रहा है, यही सबूत है। अगर वह कचरा है तो तू क्या है? कचरे का राजा, खी 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 खी। तिलक का सिर आग की तरह जल रहा था।
धम अचानक तिलक ने चुपके से ध्रुव पर हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में सिटी जैसी आवाज गूंजी जैसे कोई तीर छूटा हो। वो सीधे ध्रुव के सीने पर वार करने जा रहा था। सूरमास का दिमाग सीधा साधा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तिलक छिपकर हमला करेगा। उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी देर से हुई और वह जोर से चिल्लाया, बॉस संभलो, खतरा। लेकिन इस पल में ध्रुव के दिमाग में एक सूचना गूंजी। डींग अवशोषण पूर्व कर्स पिशाच तकनीक की एक सीमा थी। यह नील तारा स्तर के योद्धाओं की शक्ति को आसानी से सोख सकती थी, लेकिन हस्तारा स्तर के योद्धाओं की सारी शक्ति अवशोषित करना मुश्किल था। लेकिन एक और बात थी, अवशोषण के बाद विस्फोट भी होता था। किसी भी ब्लड लाइन को अवशोषित कर सर ब्लड लाइन खुद को मजबूत बनाती थी, लेकिन अन्य शक्तियों को उसी की दोगुनी ताकत से विस्फोट करती थी। ध्रुव ने अचानक अपनी हथेली उठाई और कहा, कुत्ते चुपचाप जमीन पर घुटने टेक। तिलक की हस्तारा स्तर की शक्तियां जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब 3 लेवल से कम हो चुकी थी। वह अब बस हस्तारा के तीसरे लेवल पर था। एक योद्धा के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही उसने वार किया, ध्रुव ने अपनी हथेली नीचे पटक दी, जिससे एक खतरनाक काली लाल शक्ति निकली, मानो एक विशाल ढक्कन आसमान से नीचे पटक दिया गया हो। टनों शक्ति तिलक के शरीर पर फट पड़ी। हवा में धूल और कंकड़ उड़ने लगे और जमीन में दरारें पड़ गईं। तिलक की वो शक्ति जो उसने गर्व से छोड़ी थी, दुगने रूप से उसी पर गिरी। उसका शरीर एक पल के लिए हवा में लटका, फिर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। घुटने टेकते हुए वह ध्रुव के सामने बैठ गया, जैसे कोई पत्थर का बुत गिर पड़ा हो। क्रैक उसके घुटनों की हड्डियां चटक गईं, खून विसने लगा और जमीन पर लाल धब्बे बन गए। तिलक ने एक खूना खराब चीख मारी। उसकी आवाज में दर्द और अपमान भरा था। आ कमीने। ध्रुव उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो कैसा लग रहा है घुटने टेकना? मजा आ रहा है ना तिलक जी? पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लोग सांस रोक कर देख रहे थे, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। अमोगेश का चेहरा भी बदल गया। उसके होंठ सिकुड़ गए, आंखें संकुचित। यह शक्ति, यह तो बिल्कुल ध्रुव की अपनी नहीं थी। फिर भी वह इसे पूरी तरह काबू कर रहा था, जैसे कोई जादूगर अपनी जादू की छड़ी हिलाता हो। और सबसे हैरानी की बात, तिलक की शक्तियां फटने के बाद भी नहीं लौट रही थी। उसका हस्तारा के छठे लेवल से तीसरे लेवल तक का पतन, यह कोई मामूली बात नहीं थी। अमोगेश के दिमाग में बस एक शब्द गूंज रहा था, राक्षसी कला। उसने ऐसी तकनीक न कभी सुनी थी न देखी। यह क्या था? कोई शक्ति जो दूसरों की शक्ति को सोख ले और उसे उसी के खिलाफ विस्फोट कर दे। यह तो किसी शैतानी जादू से कम नहीं था। भीड़ अब तक सदमे से नहीं उभरी थी। एक अंदरूनी कुल एल्डर बस ऐसे ही ध्रुव के सामने घुटने टेक रहा था। यह बहुत अविश्वसनीय था, जैसे कोई सपना हो। केवल सुरमास और लाइबा बेहद उत्साहित थे। ध्रुव ने तिलक को ठंडे लहजे में देखा और हंसा। अब भी मुझे अपनी ब्लड लाइन का परीक्षण करने की जरूरत है। बोल कचरे तिलक के पैर कांप रहे थे। दर्द इतना था कि उसका चेहरा मुड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी जल रहा था। उसने अपने घुटनों पर जोर दिया, दांत पीसते हुए खड़ा होने की कोशिश की। बस तभी ध्रुव ने अपना दाया हाथ खोला। उसके हाथ में असुरा ब्लेड चमकी, जिसकी नोक से हल्की सी काली धुंध निकल रही थी। उसने ब्लेड को तिलक की गर्दन की धमनी पर रख दिया और ठंडे लहजे में बोला, हिम्मत है तो खड़ा होकर दिखा कुत्ते। मैदान एक बार फिर से शांत हो गया। तिलक की सांसें तेज चल रही थीं। उसने वापस उठने की कोशिश नहीं की और गुस्से में दांत पीसते हुए घुटने टेक लिए। लड़के हद में रहे। यह धवल कुल है। तूने मुझे मारा तो तेरा बचना मुश्किल है। ध्रुव ने ठंडे लहजे में मुस्कुराया। अब भी मुझे धमकी दे रहा है? उसकी आंखों में अचानक हत्या की मंशा चमकी। असुरा ब्लेड हल्का सा हिला और वो दहाड़ा, मुझे धमकी देने वालों से सख्त नफरत है। ब्लेड नीचे की ओर बढ़ा इतनी तेजी से कि हवा में तीखी सीटी गूंजी। तिलक की आंखें फैल गईं। वो हिल भी नहीं पाया। अमोगेश, लाइबा और बाकी सब स्तब्ध। कोई भी इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। लेकिन तभी रुक, एक गहरी गूंजती आवाज मैदान में फट पड़ी। एक भयंकर भारी शक्ति ने तिलक को ढक लिया और ध्रुव का ब्लेड 8 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। वो शक्ति इतनी खतरनाक थी कि हवा में कंपन तक होने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुलपति कुलपति शहयार आ गए। सभी अंदरूनी कुल्लड़ भी शहयार धीरे धीरे ध्रुव के सामने उतरे। उनका लंबा सफेद चौगा हवा में लहरा रहा था। उनकी आंखें ध्रुव पर टिकी थी, ठंडी लेकिन गहरी। क्या आप रुक सकते हो लड़के? उन्होंने अपनी एक उंगली से असुरा ब्लेड की नोक पकड़ी और हल्के से हिलाया। जनन ब्लेड ध्रुव के हाथ से छूट गया और उड़कर दूर दीवार में जा धंसा, जैसे कोई थी। यह थी एक उंगली की शक्ति, फिर भी इतनी भयानक। यह कहना होगा कि उसके सामने धवल कुल का कुलपति बेहद शक्तिशाली था। ध्रुव की भौहें सिकुड़ गईं। सुरमास तुरंत उसके बगल में आ खड़ा हुआ, तैयार जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो।
तिलक ने मौका देखकर तुरंत उठने की कोशिश की। कुलकुलपति, इस गुलाम ने हमारे कई प्रतिभाशाली शिष्यों को मार डाला। मैं सुझाव देता हूं कि इसे अभी शय्यार ने उसे अनदेखा किया। उनकी नजरें ध्रुव पर थीं। धवल कुल में आने का तेरा मकसद क्या है? ध्रुव जवाब देने ही वाला था कि शहरयार ने अमोगेश की ओर देखा। फिर बोले, मकसद जो भी हो, तूने परीक्षा पास कर ली। अब से तू धवल कुल का शिष्य है। सब लोग हैरान रह गए। मां तिलक का चेहरा और गहरा पड़ गया। कलपति, वो चिल्लाया, यह एक गुलाम है। इसकी ब्लड लाइन शून्य स्तर की है। यह पटका। तभी शय्यार ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तिलक का सिर एक तरफ झुक गया और गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। क्या तुझे नहीं लगता कि तूने आज काफी बेइज्जती करा ली? साफ था कि शय्यार गुस्से में था। वह एक मूल्यांकन शिष्य से भी निपट नहीं सका। क्या यह थी धवल कुल के अंदरूनी कुल एल्ड की ताकत? तिलक ने सिर झुका लिया। एक शब्द नहीं बोला। ईवेश ने हल्के से कहा, कुलपति, धवल कुल के नियम कहते हैं कि गुलामों को शिष्य नहीं बनाया जा सकता, चाहे उनकी ब्लड लाइन या शक्ति कुछ भी हो। यह नीच गुलाम धवल कुल की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन लहजा सपा था। पूरे धवल कुल में शायद ही कोई एल्डबी ऐसा बोलने की हिम्मत करता, लेकिन ईवेश ने बिना डरे बोल दिया। शहरयार की भैंस सिकुड़ गई। ईवेश, क्या तू मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? ईवेश ने तुरंत जवाब दिया, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं कुलपति। मैं सिर्फ नियमों की याद दिला रहा हूं। इस गुलाम ने न सिर्फ विवन को मारा, बल्कि राक्षसी तकनीक से एल्डर तिलक को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अगर यह धवल कुल में शामिल हुआ तो लोग इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसका लहजा अभी भी बहुत सपाट था, लेकिन इसमें एक दबाव था। इसके अलावा उसने कुछ गलत भी नहीं कहा। ध्रुव ने वाकई कई शिष्यों को मार डाला, एल्डरों को भी नुकसान पहुंचाया और धवल कुल में बेलगाम बर्ताव किया। अगर कोई भी ऐसा इंसान कुल में शामिल हो गया तो कौन उससे राजी होगा? शहरयार की भैं और सिकुड़ गई। कुलपति होने के बावजूद उसे एक शिष्य द्वारा बाधित किया जा रहा था। अगर उसे ईवेश के पीछे की शक्ति का डर ना होता तो वह उसे तुरंत दबा देता। तभी ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और ईवेश को घोड़ा। तो तू चाहता है कि मैं अभी भी अपनी ब्लड लाइन का परीक्षण करूं, या बस मुझे बेइज्जत होते देखना चाहता है? ईवेश ने गर्व से हंसा। हाँ, मैं बस तुझे बेइज्जत होते देखना चाहता हूं। तू धवल कुल में शामिल होने लायक नहीं। चाहे तेरी पहचान कितनी भी बड़ी हो, तू गुलाम ही रहेगा, नीच। ध्रुव ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, अच्छा तो चल, एक शर्त लगाते हैं। ईवेश ने भैं उठाई। क्या शर्त लगाना चाहता है? तू तय कर, ध्रुव ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। ईवेश ने कहा, ठीक है, तो चल, शर्त यह कि कौन किसके सामने घुटने टेकेगा और सिर झुकाएगा। कैसा है, हिम्मत है? ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, तूने खुद कहा। लाइबा ने तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया है, इसके साथ शर्त मत लगा। सुरमास भी बोला, बॉस, तेरी ब्लड लाइन इसके साथ मत उलझ। अमोगेश ने भी हल्के से सिर हिलाया, जैसे चेतावनी दे रहा हो। लेकिन ईवेश ने हंसते हुए कहा, क्या डर गया? हाँ, गुलाम तो गुलाम ही रहता है। ब्लड लाइन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बदला जा सके। वो खून में बसी होती है, जन्म से तय। ध्रुव की ब्लड लाइन शुरू से शून्य स्तर की थी। कोई सम्मलन नहीं, कोई बदलाव नहीं। ईवेश को यकीन था कि इस शर्त में उसकी जीत पक्की थी। वो मन ही मन ठंडी हंसी हंसा लड़के, अब तैयार हो जा, घुटने टेकने और सिर झुकाने का वक्त आ गया है। तिलक भी अपने टूटे घुटनों से उठने की कोशिश करते हुए मुस्कुराया। देखता हूं कितनी देर तक तेरा ये ढोंग चलता है, नीच गुलाम। ध्रुव ने बिना कुछ बोले अपनी उंगली पर एक छोटा सा चीरा लगाया। फिर एक लाल बूंद खून की टपक कर काले परीक्षण पत्थर पर गिरी। सारी नजरें उस पत्थर पर टिक गईं। भीड़ सांस थामे देख रही थी। खून की बूंद धीरे धीरे पत्थर में समाती चली गई, जैसे कोई भूखा राक्षस उसे पी रहा हो। 2 सेकंड सन्नाटा, फिर धम धम काले पत्थर से एक गहरी भयानक गर्जना गूंजी, जैसे कोई प्राचीन दानव जाग उठा हो। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पत्थर हिलने लगा और अचानक क्रैक, उसमें एक दरार पड़ गई। उस दरार से एक चमकदार स्वर्णिम प्रकाश की किरण फटी, जो सीधे आसमान में चली गई, जैसे कोई तारा जमीन से उड़ा हो। उसी पल ध्रुव के शरीर के भीतर को हिला। तापकाल की शक्ति से पनपा वह बीज जो उसके शरीर में छिपा था, जाग उठा। उस बीज की शक्तियों को कर्सर ब्लडलाइन ने तुरंत सोख लिया और एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई कि आसमान और धरती कांप उठे। गरज गूंजी, हवा में बिजली चमकी और पूरा धवल कुल स्तब्ध रह गया। स्वर्णिम प्रकाश इतना तेज था कि आंखें चुंधिया गईं। वो शक्ति इतनी भयानक थी कि काला परीक्षण पत्थर, जो सदियों से हर ब्लड लाइन को परखता आया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। धवल कुल के लाखों किलोमीटर के दायरे में कभी ऐसी ब्लड लाइन नहीं देखी गई थी। यह क्या था?
क्या यह इंसानी ताकत थी या कोई देवीय चमत्कार? सभी के दिलों में बेहद हैरानी थी। क्या वह अभी भी इंसान था? क्या वह वाकई गुलाम था? अगर वह गुलाम था, तो वे तो गुलामों के कचरे के भी लायक नहीं थे। लोगों के दिलों में सवालों का तूफान था। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव इतना घमंडी था। ऐसी स्वर्ग विरोधी ब्लड लाइन के साथ वह क्यों ना घमंड करता? अगर किसी और के पास ऐसी ताकत होती, तो वह शायद उससे 100 गुना ज्यादा अकड़ दिखाता। मैं हमेशा सोचता था कि वह ढोंग कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था वह वाकई कमाल का है। इस तरह की हैरानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। 10 सेकंड बाद वो चमकदार प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ा। टूटे हुए काले पत्थर पर केवल उस खून की बूंद की हल्की चमक बाकी थी, जैसे कोई मोती जमीन पर टिमटिमा रहा हो। ध्रुव बाहर से शांत दिख रहा था, पर उसका दिल उछल रहा था। यह क्या था? मेरी कर्सर ब्लड लाइन वाकई इतनी ताकतवर न सिर्फ इसकी खास तकनीक है, बल्कि इतनी शक्ति कि काला पत्थर भी टूट गया। यह किस स्तर की है? देव स्तर? नहीं, देव स्तर भी इसके सामने फीका है। वो मन ही मन चिल्ला रहा था, और यह तो सिर्फ अभी 20वें लेवल की ताकत है। अगर यह 100वें लेवल तक पहुंचे तो हे देवी, यह तो स्वर्ग को भी चुनौती दे देगी। यह कहा जा सकता था कि वह किसी और से ज्यादा हैरान और उत्साहित था। शुरू में उसने सोचा था कि यह ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 सितारा ब्लड लाइन होगी। कम से कम यह महिषासुर ब्लड अलाइन से तुलना नहीं कर सकती थी। लेकिन अब यह महिषासुर ब्लड अलाइन से कहीं आगे थी। वो उत्साहित कैसे नहीं हो सकता था? सुरमास तो जैसे पागल हो गया था। वो कान से कान तक हंस रहा था। बॉस, तू तो कमाल है, कमाल। तूने तो सारे धवल कुल को हिला दिया। लाइबा भी उछल रही थी। उसने अपने पिता अमोगेश का हाथ पकड़कर हिलाया। पिताजी, देखा ना, मैंने कहा था ना, ध्रुव कमाल का है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। खी 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 खी। मैं गलत नहीं थी। अमोगेश का दिल बहुत जटिल था, क्योंकि ध्रुव उसके लिए और अधिक अबूझ होता जा रहा था। वो एक ऐसी पहेली की तरह था जो और अधिक जटिल होती जा रही थी। वह ध्रुव को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। यह कौन है? इसका मकसद क्या है? कुलपति शैयार का भी यही हाल था। वह भी उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव की ब्लड लाइन किस स्तर की थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा व्यक्ति गुलाम क्यों था। अभी पहले क्यों इसका पता नहीं चला? लेकिन तभी शैयार के दिमाग में एक विचार कौंधा। वह इस विचार से अजीब तरह से उत्साहित हो गया। ऐसी उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली ब्लड लाइन बस एक सुपर खजाना थी। एक ऐसी सत्ता जो देव स्तर को भी पार करती थी। अगर अगर उसे हेलगेट को खजाने के रूप में दे दिया जाए, तो इस साल धवल कुल को बचाया जा सकता था। शैयार की भौएं ढीली हो गई और वह मन ही मन हंसा। कई लोग खुश और डरे हुए थे, लेकिन इस सबके बीच एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर मानो सैकड़ों थप्पड़ पड़ गए हों। विवेश। ध्रुव ने उसे घरा और मुस्कुराया। चेहरे पर थप्पड़ खाने का एहसास कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा। ध्रुव ने उसे घरा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कैसा लग रहा है इवेश भाई? चेहरे पर थप्पड़ पड़ने का मजा अच्छा है ना? इवेश ने दांत पीसे। तूने तूने अभी कोई चाल चली है? तूने ब्लड लाइन का परीक्षण ही नहीं किया। ओह, तू अपनी हार मानना नहीं चाहता? ध्रुव ने हंसा। उस समय जंगल में तूने अपनी दबाव वाली आभा से मुझे कुचला था, याद है? मैंने उस दिन कसम खाई थी कि तुझे 10 गुना लौट आऊंगा। वो शैयार की ओर मुड़ा और बोला, तुमने पूछा था ना मेरा मकसद क्या है, तो ध्यान से सुनो। उसने अपना दाया हाथ पीछे बढ़ाया। तारानक झन, तारानक दीवार में धंसा असुरा ब्लेड भनभनाया और एक शक्तिशाली चूषण बल से उड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने ब्लेड को इवेश की ओर तानते हुए कहा, मेरा मकसद है इसे मारना, मेरी स्वर्गीय नियति पिल को कुचलने का, मेरे भाई को चोट पहुंचाना का, मुझे अपनी आभा से कुचलना। आज मैं इससे सारे हिसाब करूंगा। ध्रुव ने एक एक शब्द कहते हुए बोला। हर शब्द में आग थी। लायबा का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने कहा, स्वर्गीय नियति पिल? कौन सी पिल? उसने भीड़ में खड़ी याशवी को घरा। याशवी, साफ साफ बता, मैंने किसकी स्वर्गीय नियति पिल खाए? अमोगेश का चेहरा भी बदल गया। स्वर्गीय नियति पिल उसकी बेटी की जीवन विस्तार गोली थी, और ऐसी पिल केवल इवेश ही प्राप्त कर सकता था। क्या इस लड़के के पास भी स्वर्गीय नियति पिल थी? याशवी का चेहरा गहरा हो गया और उसने कहा, मिस, मैंने आपके भले के लिए आपसे छिपाया था। वो नियति पिल वह उसे दी गई थी। लायबा का दिल डूब गया। उसने इवेश को घरा, तूने मुझसे झूठ बोला। तू इतना नीच है। वह हमेशा सोचती थी कि इवेश ने उसकी जान बचाई थी और वह आभारी थी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि स्वर्गीय नियति पिल ध्रुव ने दी थी, लायबा का दिल दुख गया। उसने ध्रुव को देखा, उसकी आंखें गीली थीं। इवेश ने ठंडे लहजे में हंसा, एक नीच गुलाम। तेरी मुझे चुनौती देने की भी औकात नहीं है, समझा औकात? ध्रुव ने हंसा, उसकी आवाज में तंज था। ठीक है, अब तेरा बाप तुझे दिखाएगा कि औकात क्या होती है।
वो अचानक आगे बढ़ा। उसके कदम जमीन में धंस रहे थे। उसकी नजरें इवेश पर टिकी थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो धम। लेकिन तभी एक घातक शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अमोगेश ने उसका रास्ता रोका। ध्रुव, जल्दबाजी मत कर। उनकी आवाज गहरी थी। शय्यार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तूने अब भी एक शक्तिशाली प्रतिभा का विस्फोट किया। तेरी संभावनाएं असीमित है। तू अब धवल कुल का शिष्य है। सब कुछ नियमों के अनुसार करना होगा। तू जल्दबाजी नहीं कर सकता। दोनों लोगों ने ध्रुव को रोक लिया। इवेश का घमंड फिर जाग उठा। वो पागलों की तरह हंसा। देखा गुलाम, मैंने कहा था ना, तेरी मुझसे लड़ने की औकात नहीं। हाँ हाँ, क्या मैंने कभी कहा कि मैं धवल कुल में शामिल होऊंगा? ध्रुव की आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में ऐसा वजन था कि हवा में बिजली चमकने लगी। मैदान में सन्नाटा छा गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ध्रुव ने कभी भी धवल कुल में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। इसका यह भी मतलब था कि जो कोई भी उसे रोकने की हिम्मत करेगा, वह उसका दुश्मन होगा। धवल कुल के शिष्यों के लिए इसका मतलब था कि ध्रुव पूरे धवल कुल का दुश्मन बनने जा रहा था। शहयार की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें क्रूर चमक थी। उन्होंने ध्रुव को घूरा और गहरी आवाज में कहा, तूने धवल कुल की परीक्षा दी। इसका मतलब तुझे हमारे नियम मानने होंगे। अगर तू शामिल नहीं होना चाहता तो फिर यह सब नाटक क्यों? इवेश ने भले गलती की, पर मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूं। यह मामला यहीं खत्म कर और हंगामा बंद कर। शय्यार ध्रुव को और बवाल मचाने की इजाजत नहीं दे सकते थे। इवेश की पहचान बहुत खास थी। उसे कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन दूसरी ओर ध्रुव भी उनके लिए जरूरी था। उसकी ब्लड लाइन वो हेलगेट के संकट को हल करने का एकमात्र रास्ता हो सकता था। शहयार किसी को भी खोना नहीं चाहते थे, नावेश को न ध्रुव को। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया, परीक्षा मैंने हिस्सा लिया क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। लेकिन धवल कुल का शिष्य बनना, वो तो मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। और आज जो कुछ हुआ, इसके बाद मैं इस कुल में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगा। इवेश एक पल को ठिठका, फिर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में घमंड और तिरस्कार था। कुलपति, सुन लिया ना? यह नीच गुलाम धवल कुल को खेल का मैदान समझता है। इसे हमारे कुल की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। और आप इसे शिष्य बनाना चाहते हैं। उसने आग में घी डाला, फिर ध्रुव को तिरछी नजर से देखा। मन ही मन सोचा, बस अब तू गया गुलाम। शहयार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हिम्मत कैसे हुई? वो गरजे, परीक्षा कोई मजाक नहीं है। तूने मूल्यांकन पास किया है। अब तुझे धवल कुल का शिष्य बनना ही होगा। यह नियम है। लाइबा ने ध्रुव का हाथ पकड़कर पीछे खींचा। यहीं रुक जा। ध्रुव ने कहा, मुझे यहां रखना चाहते हो? आसान है। बस मेरे रास्ते से हटो और मुझे उस कचरे को खत्म करने दो। वो विवेश को खत्म करना चाहता था। अगर वह उससे बदला नहीं लेता तो ध्रुव का मूड अच्छा नहीं होता। धवल कुल का कुलपति होने का क्या? ग्रेट एल्डर ने रोका तो क्या? अगर ध्रुव कुछ करना चाहता था तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। इवेश ने भौहें सिकुड़ी और पागलों की तरह हंसा। लड़के, तुझे अभी भी नहीं समझ आया? तू मुझे मारना चाहता है? हाँ हाँ, तुझे अपनी औकात नहीं पता। बातचीत के बीच इवेश ने एक चमकदार टोकन निकाला और वो गहरे स्वर में चिल्लाया, कुलपति शहयार सुनो। शहयार का चेहरा पल भर में बदल गया। अमोगेश और बाकी अंदरूनी एल्डरों के चेहरे भी सफेद पड़ गए। उनकी सांसें रुक गईं। इवेश ने टोकन को हवा में लहराया और चिल्लाया, शहयार घुटने टेक। शहयार धवल कुल का कुलपति, लाखों मील के दायरे का अधिपति, जिनके एक इशारे पर पहाड़ झरने हिल जाते थे। लेकिन अब उनके घुटने धीरे धीरे मुड़ गए। वह जमीन पर बैठ गए, सिर झुकाए। अमोगेश, तू भी, इवेश ने गरज कर कहा। अमोगेश का चेहरा राख की तरह सफेद। वो भी कांपते हुए घुटने टेक कर बैठ गया। फिर एक एक करके धवल कुल के सारे शिष्य और एल्डर घुटने टेकने लगे। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, महाराज को नमस्ते। इवेश के हाथ में था नवखंड महासंघ का टोकन, एक ऐसी ताकत जो डार्क वर्ल्ड में हेल गेट के बराबर थी। नवखंड महासंघ धवल कुल जैसे अनगिनत कुलों का स्वामी था। एक आदेश और संपूर्ण डार्क वर्ल्ड उनके सामने झुक जाता था, और इवेश नवखंड महासंघ का सदस्य था। यही कारण था कि शय्यार उससे डरता था। इस बार धवल कुल हेल गेट के निशाने पर था, और नवखंड महासंघ ही एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें पछाड़ने का दम रखती थी। पूरे धवल कुल में केवल ध्रुव, सुरमास और लाइबा ने घुटने नहीं टेके। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। वो बड़बड़ाया, कमाल है। यह कचरा इतना बड़ा खिलाड़ी है। एक टोकन से पूरा धवल कुल घुटनों पर। इसकी पहचान इतनी बड़ी है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो धमाका तो बड़ा होगा। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कोई शरारत सूझ गई हो। इवेश ने पागलपन से हंसा। कुत्ते, गुलाम देख लिया। मेरी पहचान जान पड़ा। पूरा धवल कुल मेरी सुनता है। और तुझे लगता है तू मुझ पर चिल्लाने लायक है? पिछली बार जंगल में मैंने तुझे बख्श दिया था, लेकिन आज तू कहाँ भागेगा? वो फिर से चिल्लाया।
शयार, इसे अपन कर दो। मैं नवखंड महासंघ को धवल कुल की मुसीबत की खबर दूंगा और मेरे मास्टर इसे हल करेंगे, उसने सीधे कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि धवल कुल का संकट क्या था। शहयार ने अपनी मुट्ठियां कस ली। जी महाराज, उनकी आवाज में मजबूरी थी। वो ध्रुव की ओर मुड़े और बोले, मुझे माफ कर लड़के। अमोगेश ने हल्के से कहा, इवेश, यह धवल कुल है। तू इवेश ने उसे बीच में काटा। बूढ़े, मैंने तुझे बहुत सहा है। मैंने हमेशा चाहा कि तू अपनी उस बीमार बेटी की शादी मुझसे कर दे और तू फिर भी मना करता रहा। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। और तेरी बेटी, वो मेरी 9वीं रखैल बनेगी। चिंता मत कर, मेरा मास्टर नियति पिल बना सकता है। वह मरेगी नहीं। हा हा। लाइबा का गुस्सा फट पड़ा। भूत तेरे साथ शादी करेगा कमीने, वो चिल्लाई। इवेश ने हंसा। चिंता मत कर, तू मान जाएगी। जब तक तू अपने बाप की जान चाहती है, जब तक तू धवल कुल को बचाना चाहती है। उसका चेहरा घमंड से चमक रहा था। चून की बात यहां तक आ गई थी। इवेश के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा वह नवखंड महासंघ का सदस्य था। भला कौन उसकी बात ना मानने की हिम्मत करता? कोई नहीं। नवखंड महासंघ स्वर्ग था। मैं इसे धीरे धीरे करना चाहता था, लेकिन तुम सब ने मुझे मजबूर किया। अब मैं अपनी पहचान से तुम सबको कुचल दूंगा, इवेश ने गरजते हुए कहा। शहयार सुनाई नहीं दिया। इसे अपन करो। तू नीच गुलाम आज यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। इवेश ने ध्रुव को घरा और चिल्लाया, इसे मार डालो। उसी पल ध्रुव का विचार हिला, जो ओमनीवर्स अस्त्र ड्रैगन ताबूत से जुड़ा था। पहला चरण, रूपांतरण। सृष्टिनाश दंड अपने ड्रैगन ताबूत रूप में वापस आ गया। ध्रुव ने बिना हिचकिचाहट के विचार को हिलाया और सीधे इवेश पर लॉक लगाया। डिंग, लक्ष्य लॉक। शयार ने जैसे ही अपनी चाल चलने की तैयारी की, तभी सुश 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 कई काली आकृतियां आकाश से उतरी। उनके काले लबादों पर एक लाल रंग का खूनी दरवाजा खड़ा था, जिस पर खेल गेट शब्द लिखा था। एक ठंडी उदास हंसी गूंजी, हाहा। धवल कुल जैसे छोटे से कुल में नवखंड महासंध के लोग, लेकिन बोलने वाले ने अपनी नजरें घुमाई और ध्रुव पर टिक गईं। तू इतना मजबूर हो गया, यह तो तू नहीं है। एक ठंडी उदास हंसी गूंजी। का धवल कुल जैसे छोटे से कुल में नवखंड महासंध के लोग, लेकिन बोलने वाले ने अपनी नजरें घुमाई और ध्रुव पर टिक गईं। तू इतना मजबूर हो गया, यह तो हेलगेट के यंग लीडर जैसा नहीं है। हेलगेट का यंग लीडर, यह थोड़ा अचानक था। चारों आदमी काले लंबे लबादों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरों से लेकर शरीर का एक अंग नहीं दिख रहा था। वास्तव में वे ऐसे थे जैसे हवा में तैरते कोई भूत प्रेत। उनके शरीर से निकलती शक्तिशाली आभा इतनी भारी थी कि सब लोगों का दम घुट रहा था। हवा में एक ठंडक फैल गई थी और जमीन पर खड़े लोग कांपने लगे थे। उनके काले लबादों पर हेलगेट का निशान चमक रहा था, जो एक खोपड़ी जैसा दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे यमराज खुद धरती पर उतर आए हो और मौत की छाया हर तरफ फैल गई हो। बेहद शक्तिशाली। इतनी ताकत कि ध्रुव भी अंदर से थोड़ा हिल गया था, पर वह बाहर से चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में उलझन बढ़ती जा रही थी। ये मुझे हेलगेट का यंग लीडर क्यों कह रहे हैं? इस पल में सबकी नजरें ध्रुव पर टिक गईं। लोग अनजाने में डर से भर उठे। उनकी आंखों में भय की चमक थी और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ध्रुव के करीब आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि अगर वे पास गए तो मौत उन्हें निगल लेगी। यह डर इतना गहरा था कि उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने अभी क्या कहा? क्या वो ध्रुव हेलगेट का यंग लीडर है? हे ईश्वर, मैंने कहा था ना कि वह सामान्य इंसान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति में इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है? अगर वह हेलगेट के यंग लीडर की पहचान रखता है तो यह समझ में आता है वो हेलगेट का यंग लीडर है। हालांकि वे डरे हुए थे, फिर भी वे चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। लाइबा ने ध्रुव की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तू हेलगेट का यंग लीडर नहीं है। नहीं, तू बिल्कुल नहीं हो सकता। तू हेलगेट का यंग लीडर कैसे बन सकता है? तू तो साफ साफ दामुस शहर का गुलाम है। अगर तू सच में हेलगेट का यंग लीडर होता तो कौन तेरे शरीर पर गुलाम का निशान लगाने की हिम्मत करता? कौन तेरे साथ ऐसा सुलूक करने की जुर्रत करता? लाइबा को बिल्कुल यकीन नहीं था। अमोगेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हेलगेट ने वाकई समय से पहले अपना पांसा फेंक दिया है? अगर ऐसा है तो धवल कुल की क्या हालत होगी? शहयार का दिल डूब गया। हेलगेट का यंग लीडर। अब धवल कुल इवेश सबसे ज्यादा हैरान था, लेकिन वो जोर से हंसा जैसे कोई मजाक चल रहा हो। ध्रुव, तू बस रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा है। क्या तुझे लगता है कि कुछ लोगों को हेलगेट के लबादों में सजाकर तू खुद को यंग लीडर साबित कर लेगा? हाँ हाँ, तेरे इस नाटक के लिए मैं तुझे पूरे नंबर देता हूँ। इस पल में सब सांस रोक कर देख रहे थे। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अचानक काले लबादे वालों में से एक ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और दूर खड़े इवेश को एक नजर से घूरा।
वो नजर इतनी तेज थी जैसे कोई तीर। उसी पल ईवेश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसके अंग कठोर हो गए, आंखें बाहर निकल आईं। वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसके मुंह से सिर्फ घुटी हुई आवाज निकली जैसे कोई दम उठ रहा हो। यह दृश्य इतना असहज था कि देखने वाले भी कांप उठे। इवेश की सांस रुक रुक कर आ रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। ध्रुव का दिमाग तेजी से चल रहा था। जब से वह डॉक वर्ल्ड में आया था तब से अब तक की हर घटना उसके मन में घूम रही थी। गुलाम बाजार, वो मालिक की मौत और वो सामान जो उसे मिला था। अचानक उसे वो हेलगेट टोकन याद आया। क्या यह शरीर सच में हेलगेट के यंग लीडर का है? हेलगेट यंग लीडर ध्रुव डॉक वर्ल्ड में सिर्फ 2 महीने से भी कम समय से था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि हेलगेट कितना विशाल और खतरनाक था। डॉक वर्ल्ड की नंबर 1 ताकत, जिसकी शक्ति असीम थी। उसके सदस्यों की कहानियां हर जगह फैली हुई थीं। मौत के सौदागर जो किसी को नहीं बख्शते। लेकिन अगर उसकी पहचान सच में हेलगेट के यंग लीडर की थी तो वह गुलाम कैसे बन गया? क्या कोई साजिश थी? क्या कोई धोखा हुआ था? ध्रुव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, मुझे डर है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है। मैं हेलगेट का यंग लीडर नहीं हूं। मेरा नाम ध्रुव है। हाँ हाँ, उनमें से एक ने भयावह तरीके से हंसते हुए कहा, यंग लीडर, हमारे साथ नाटक मत खेलो। क्या तुम्हें लगता है कि हम गलत आदमी को पहचान लेंगे? तेरी आभा, तेरी शक्ति सब कुछ चीख चीख कर बता रही है। ध्रुव ने कहा, तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना या नहीं, यह तुम्हारा मामला है, लेकिन मेरा नाम ध्रुव है। यंग लीडर, तुझे लगता है कि यह मजाक मजेदार है, लेकिन अब तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। काले लबादे के नीचे से आवाज गूंजी जिसमें धमकी साफ थी। ध्रुव ने पूछा, और अगर मैं ना चला तो क्या कर लोगे? काले लबादे वाली ठंडी आवाज ने जवाब दिया, अगर तू नहीं चला तो हम बहुत नाराज होंगे, और अगर हम नाराज हुए तो मारकाट शुरू कर देंगे। मुझे डर है कि इस छोटे से धवलकुल में एक भी कुत्ता जिंदा नहीं बचेगा। सबकी लाशें बिछा देंगे। बेहद घमंडी, और वो इसे इतनी गंभीरता से कह रहा था कि मजाक नहीं लग रहा था। ध्रुव इसे महसूस कर सकता था। उसकी आभा में मौत की खुशबू थी। शयार भी कांप उठा। अगर यह लोग कदम उठाते तो धवलकुल में खून की नदियां बह जाती। सुरमास ने भोलेपन से कहा, तुम लोग गलत हो। मेरा बॉस हेलगेट का कोई यंग लीडर नहीं है। वो तो तुझे यहाँ बोलने की औकात किसने दी? इन शब्दों के साथ ही एक खतरनाक शक्ति की लहर नीचे गिरी। सूरमास को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। वह तुरंत जमीन पर कुचल दिया गया, जैसे किसी विशाल पैर ने उसे दबा दिया हो। उसके शरीर पर इतना दबाव था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यह दबाव तिलक की शक्ति से हजारों गुना ज्यादा था। थोड़ी सी और ताकत लगती तो सूरमास की हड्डियां पल में चूर चूर हो जाती। उसकी सांस रुक रही थी। चेहरा पीला पड़ गया। ध्रुव की भौहें गुस्से में सिकुड़ गईं। इवेश थोड़ा ठीक हुआ और गर्व से हंसते हुए बोला, लड़के, लगता है तेरा हेलगेट का यंग लीडर होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब तो तेरी शामत आई। वो डर रहा था कि हेलगेट के लोग उसे मार देंगे, लेकिन अब तो लग रहा था कि वे सिर्फ ध्रुव के लिए ही आए हैं। अगर ऐसा था तो ईवेश को राहत मिल रही थी। मेरे साथ चलो यंग लीडर, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। काले लबादे के नीचे की आवाज अहंकार से भरी थी। उसने ध्रुव को ऐसे घरा जैसे वो कांटे में फंसी हुई मछली हो जो भाग नहीं सकती। लाइबा ध्रुव के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, तुम लोग जरूर गलत हो। वो हेलगेट का यंग लीडर नहीं है। वो बशी। एक जोरदार आवाज के साथ लाइबा भी एक दबाव की लहर से जमीन पर पटक दी गई। उसके सिर के ऊपर एक मृत्यु दर्ती तैर रही थी। एक काली तेज धार वाली दर्ती जो हवा में चमक रही थी। बस उनकी इच्छा होती और यह दर्ती लाइबा की गर्दन काट देती। लाइबा की सांसें तेज हो गईं और वह डर से कांप रही थी। सब कुछ इन चारों ने अपने कब्जे में कर लिया था। धवल कुल का कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खेल गेट का डर ही इतना गहरा था कि लोग पत्थर की मूर्ति बन गए थे। काले लबादे वाले व्यक्ति की आवाज फिर गूंजी, अब भी नहीं मान रहा। तेरे शरीर की शक्ति जाग चुकी है और तेरी यादों की सील भी शायद टूट चुकी होगी, है ना? यंग लीडर, तू इतना दयालु है, हमारे साथ चल, हमें मजबूर मत कर। वरना उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। हम वाकई नरमी नहीं बरतेंगे। असल में हेलगेट में क्या हुआ था? क्या यंग लीडर के साथ ऐसा सलूक किया जाता था? ध्रुव को कुछ नहीं पता था। वह सिर्फ एक चीज जानता था, जो उसके साथियों को छूता है वह मरता है। उसी पल ध्रुव की आंखें गहरी हो गईं। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, लेकिन पहले इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है। इस वाक्य के साथ सूरमास और लाइबा के शरीर पर दबाव हट गया। दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए, मगर उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं। ध्रुव ने तुरंत चिल्लाया, तुम दोनों पीछे हटो, जल्दी यहां से दूर जाओ। सूरमास नहीं हिला और बोला, बॉस, इनसे लड़ो, मैं तेरे साथ हूं। लाइबा भी बोली, ध्रुव, इन्हें साफ साफ बता कि तू कोई यंग लीडर नहीं है।
यह गलत फहमी है, ध्रुव ने गुस्से में चिल्लाया। मैंने कहा पीछे हटो, सब पीछे हटो, समझे यह मेरी लड़ाई है। शहयार ने तुरंत आदेश दिया, सब पीछे हटो जल्दी, यहाँ खतरा है। अमोगेश ने लाइबा को पीछे खींचा, जल्दी पीछे हट। लेकिन सूरमास नहीं हिला और बोला, बॉस, तूने मुझे यह जिंदगी दी थी, अगर जीना है तो हम साथ जिएंगे, अगर मरना है तो मैं पहले मरूंगा। हाँ, काले लबादे वाला व्यक्ति ठंडे लहजे में हंसा, ध्रुव को देखा और बोला, क्या अब तू हमारे साथ चल सकता है? ध्रुव की नजर टिकी रही और उसने कहा, तू इनका लीडर है। काले लबादे वाला व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, हाँ ओ, तो मुझे पता है कि क्या करना है। ध्रुव ने धीरे से कहा। उसका इरादा सर्वोच्च हथियार ड्रैगन ताबूत से जुड़ा और अचानक हिला। ओमनीवस तोप लक्ष्य लॉक करो। उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। डिंग जैसे ही सिस्टम की बीप बजी, ध्रुव का दिल थोड़ा हल्का हुआ और उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे माफ करो, मैं सच में वो यंग लीडर नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरे भाई को छुआ तो तुम्हें मरना होगा। हाँ, काले लबादे वाले लीडर ने पागलपन भरी हंसी हंसी। यंग लीडर, लगता है तू मेरे तरीके भूल गया है, आज मैं तुझे फिर से इसका अनुभव कराऊंगा। वह बोलते ही उसका काला लबादा हवा में लहराया और एक विशाल काली छाया ने आकाश को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे रात और गहरी हो गई हो। ध्रुव ने तुरंत ड्रैगन ताबूत को अपने कंधे पर उठा लिया। भन एक जोरदार आवाज के साथ उसने हथियार को सक्रिय किया। मैं भी तुझे अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगा, इसे उड़ा दो, उसने चिल्लाते हुए आदेश दिया। ढम, ओमनी व सोप की शक्ति हिली और एक चमकता नीला गोला आकाश की ओर तीर की तरह निकला। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने जोर से चिल्लाया, ड्रैगन ताबूत का विकास। दूसरा चरण, शमोटा और भारी ड्रैगन ताबूत चमक उठा। उसका रूप बदल गया और वह सृष्टिनाश दंड में परिवर्तित हो गया। इसी पल में धम हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। काले लबादे वाले लीडर की आसमान को ढकती काली छाया फट गई और राख में बदल गई। उसकी शक्ति का एक हिस्सा भी ध्रुव की तोप के सामने टिक नहीं पाया। एक ही पल में वो चकनाचूर हो गया, जैसे कोई कांच का बर्तन टूटकर बिखर जाए। डिंग, बधाई हो ध्रुव, हेल स्पिरिट को मारने पर 4000 एक्सपी पॉइंट्स, 40 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो ध्रुव, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर नील तारा लेवल 2। ओम व स्तोप की शक्ति इतनी खतरनाक थी कि वह स्वर्ग और पाताल को भी नष्ट कर सकती थी। डॉक वर्ल्ड के योद्धा तो दूर, देवलोक के देवता भी इसके सामने नहीं टिक सकते थे। ध्रुव ने पहले भी इसकी ताकत देखी थी। एक गोला जो 10,000 लोगों को भेदता हुआ सीधे लक्ष्य तक जाता और उसे तहस नहस कर देता। लेकिन एक चीज जो उसे खटक रही थी वह थी ओमनीवस तोप की अतिशक्ति। जब यह सक्रिय होती थी तो सब कुछ चकनाचूर हो जाता था, ना कोई अवशेष, ना कोई खजाना। यहां तक कि काल मूल्य का इस्तेमाल भी बेकार था, क्योंकि कुछ बाकी ही नहीं बचता था। यह ध्रुव के लिए सबसे निराशाजनक हिस्सा था। अति शक्तिशाली होना भी एक तरह की परेशानी थी। ध्रुव ने हाथ में दंड को घुमाया और हवा में अभी भी खड़े 3 काले लबादे वालों की ओर इशारा किया। उसके होठों पर मुस्कान में घमंड था। अब बोलो, मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत किस में है? हाँ, हेलगेट में क्या खास है? यह कैसी शक्ति थी? एक गोले में तत्काल हत्या। यह एक समझ से परे शक्ति थी। शहयार हैरान था, अमोगेश हैरान था, पूरा धवल कुल हैरान था, लेकिन साथ ही वे और भी डरे हुए थे, क्योंकि ध्रुव ने हेलगेट के एक योद्धा को मार डाला था। यह तो मौत को बुलावा देने जैसा था। हेलगेट के किसी भी योद्धा को छूने की हिम्मत कौन करता? यहाँ तक उभरता हुआ नवखंड महासंघ भी हेलगेट को छूने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा इन चारों लोगों का स्तर हेलगेट में कम नहीं होगा। बस ऐसे ही मार दिए जाने पर क्या ध्रुव पागल हो गया था? साथ ही यह हिवेश के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था। वो तो ध्रुव को तुच्छ समझता था, उसका मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि वह बहुत ऊंचा है, लेकिन अब देखने पर वही चींटी था जो शुरू से अंत तक ध्रुव जैसे हाथी को नीची नजरों से देख रहा था। वो एक महाशक्तिशाली योद्धा को एक गोले में मार सकता था, और वो एक छोटे चूहे की तरह डर से कांप रहा था जो छेद में घुस गया था। लेकिन निवेश के दिल में गुस्सा और भी भड़क रहा था। सूरमास ने उत्साह से दहाड़ा, बॉस तू तो कमाल है, हा हा, कम भक्तों और घमंड करो, मेरे बॉस तुम सबको नरक में उड़ा देंगे। हवा में खड़े तीनों लोग अपने काले लबादों में छिपे थे। इससे उनके चेहरों के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हल्के से देखा जा सकता था कि उनके शरीर कांप रहे थे। वे डरे हुए थे। उन चारों में जिसे मारा गया उसकी शक्ति सबसे ऊंची थी, लेकिन वह एक गोले में मार दिया गया। अगर कोई और होता तो शायद वे इतने डरते नहीं, लेकिन उनके सामने वाला व्यक्ति हेलगेट का यंग लीडर था। वही यंग लीडर जिसने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया था। वह अभी की भयानक शक्ति क्या थी? क्या इसे फिर से छोड़ा जा सकता था?
उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इससे वह और भी डर गए। ध्रुव ने गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरे भाई को कुचला था, अब एक बार और करके दिखाओ। खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे। आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। ध्रुव ने गुस्से में गालियां दी, लेकिन उसका दिल भी बेहद धड़क रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने ओमनी वस्तोप तैयार कर रखी थी, वरना आज वाकई मुश्किल हो जाती। मुझे दूसरा चरण की शक्ति को विकसित करने का तरीका सोचना होगा। लेकिन दूसरे चरण की शक्ति आखिर है क्या? क्या यह एक प्राणी है? क्या यह सच में विनाश देव का दिव्य बीज था? ध्रुव ने सृष्टिनाश दंड में चमकती 3 लाल ज्वाला वाली आंखों की जोड़ी के बारे में सोचा। उसे नहीं पता था कि क्या वो ओमनिवर्स अस्त्र के दूसरे चरण की शक्ति थी। अगर थी, तो वह उस प्राणी को कैसे छोड़ेगा? डॉक वर्ल्ड में कैसे उत्पात मचाएगा? जब वह इस सोच में डूबा हुआ था, तीनों काले लबादे वालों ने हल्के से हिलकर एक दूसरे की ओर देखा। सुश सुश वे तुरंत हवा में उड़ गए और शून्य में गायब हो गए। उसी पल आकाश में एक ठंडी आवाज गूंजी, यंग लीडर, हम फिर आएंगे। बस इंतजार करो, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। आवाज धीरे धीरे कम होती गई और अंत में पूरी तरह गायब हो गई। सुरमास ने पागलपन भरी हंसी हंसी, क्या बकवास है हेलगेट, मेरे बॉस के सामने तुम कुत्तों से भी बदतर हो। हाँ हाँ, अपनी पूंछ दबाकर भागो। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसकी पीठ और हाथ ठंडे पसीने से भीग गई थी। अगर वह लोग और रुकते तो शायद वह सच में मुश्किल में पड़ जाता। उनकी ताकत को कोई नहीं झेल सकता था। अगर वे पूरे बल के साथ आते तो धवल कुल में खून की नदियां बह जाती। यह एहसास बहुत बुरा है, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। मुझे जल्दी से और शक्तिशाली होना होगा। सृष्टिनाश दन की पूरी ताकत को खोलना होगा, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उसने हेलगेट की विशालता के बारे में सोचा। उसे नहीं पता था कि वे उसे क्यों ले जाना चाहते थे, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई अच्छा मकसद नहीं था। अगर वह यंग लीडर था तो वह गुलाम कैसे बन गया? अगर ऐसा था तो हेलगेट के लोग देर सवेर आएंगे, उस समय शायद यह लोग नहीं होंगे। अगर वह उनके आने से पहले शक्तिशाली नहीं हो पाया तो ध्रुव की जिंदगी शायद दूसरों के हाथों में होगी। और शक्तिशाली बनो। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां कस ली। तभी उसे अचानक ईवेश की याद आई। उसने नजर घुमाई और चिल्लाया, ईवेश, अब तेरी बारी है। सबने ईवेश की तरफ देखा, लेकिन वह अपनी जगह पर नहीं था। जैसे ही हेलगेट के योद्धा भागे, वो भी चुपके से खिसक लिया था। उसे पता था कि वह ध्रुव का मुकाबला नहीं कर सकता। ध्रुव की शक्तियों ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। वो हमेशा ध्रुव को तुच्छ समझता था, लेकिन अब वास्तव में हकीकत उसके सामने थी। वह खुद ध्रुव के सामने चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। यह आभास उसे बेहद नाक कर रहा था। बस इंतजार कर ध्रुव। इवेश ने मन ही मन कसम खाई, मैं वापस आऊंगा। इसके अलावा उसे नवखंड महासंघ को यह खबर देनी थी। हेलगेट का यंग लीडर फिर से प्रकट हो गया था। यह खबर पूरे डॉक वर्ल्ड को हिला देगी। धवल कुल के मुख्य हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन हवा में तनाव की गंध थी। धवल कुल के सारे एल्डर वहां जमा थे। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। आज का दिन उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हेलगेट के योद्धा का मारा जाना और नवखंड महासंध के इवेश की हार ने धवल कुल को एक खतरनाक चौराहे पर ला खड़ा किया था। हम उसे यहां नहीं रख सकते, एक एल्डर ने कुर्सी पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा साफ था। उसने हेलगेट के एक योद्धा को मार डाला। हेलगेट अब चुप नहीं बैठेगा। वो और योद्धाओं को भेजेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो धवल कुल का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं इससे सहमत हूं। दूसरा एल्डर बोला। उसकी आंखें डर से चमक रही थीं। चाहे वह हेलगेट का यंग लीडर हो या ना हो, वो हमारे लिए खतरा है। उसकी वजह से हम रसातल में जा सकते हैं। बिल्कुल, तीसरे ने समर्थन किया। वो एक चलती फिरती आफत है, उसे यहां से निकाल देना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तभी एक दूसरी आवाज गूंजी, जो बाकियों से अलग थी। रुको, तुम लोग यह क्यों भूल रहे हो कि उसने हेलगेट के योद्धा को एक ही चाल में मार डाला? हम सब मिलकर भी उन चारों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, पर ध्रुव ने ऐसा किया। इसका मतलब है कि वह हमारी रक्षा कर सकता है। अगर वह चला गया तो धवल कुल की रक्षा कौन करेगा? हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसकी बात से सहमत थे, लेकिन ज्यादातर के चेहरों पर डर हावी था। तुम भूल रहे हो, हेलगेट ही एकमात्र खतरा नहीं है। नवखंड महासंध को मत भूलो। इवेश को यहाँ अपमानित किया गया और उसका रक्षक मारा गया। क्या तुम्हें लगता है कि वह इसे यूं ही छोड़ देगा? वह भी बदला लेने आएगा, और यह सब उस लड़के की वजह से हुआ है। मेरा सुझाव है, एक अन्य ने कहा, हम उसे पकड़कर हेलगेट या नवखंड महासंघ को सौंप दें। सारा दोष उस पर डालकर हम खुद को बचा सकते हैं। सही बात है। कई आवाजें एक साथ गूंजी। यह सबसे आसान रास्ता है।
लेकिन एक अन्याय ने तंज भरे लहजे में कहा, वो हेलगेट के योद्धा को एक झटके में मार सकता है। तुम में से कौन उसे पकड़ने की हिम्मत करेगा? तुम मुख्य हॉल में तीव्र बहस चल रही थी। आज जो कुछ हुआ उसने उन्हें बुरा डरा दिया था। चाहे हेलगेट हो या नवखंड महासंघ, दोनों में से कोई भी उन्हें आसानी से कुचल सकता था। कोई भी विकल्प धवल कुल के विनाश का कारण बन सकता था। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि ध्रुव को धवल कुल से बाहर करना होगा। कम से कम इस राक्षस को दूर करना होगा। अमोगेश ने कुछ नहीं कहा। शहयार भी चुप था। वह मुख्य हॉल में बैठा था और हॉल में मौजूद एल्डरों को ठंडी नजरों से देख रहा था। साथ ही वह कुछ और सोच रहा था। क्या हेलगेट के लोग उन पाताल लोक के दूतों के साथ थे? अगर वह आ जाए तो क्या वो लोग जो उस चीज को चाहते हैं भविष्य में नहीं आएंगे? यह जानना जरूरी था कि हेलगेट ने धवल कुल को 6 महीने का समय दिया था। वो समय अब लगभग खत्म हो रहा था, लेकिन यह 4 लोग अचानक प्रकट हुए। क्या वह जल्दी आ गए थे या वे फिर आएंगे? क्या ध्रुव को रहने देना चाहिए या उसे भगा देना चाहिए? शहयार फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने अमोगेश की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, ग्रेट एल्डर, तुम क्या सोचते हो? पूरा हॉल शांत हो गया। सभी की नजरें अमोगेश पर टिक गईं। अमोगेश ने गुस्से से भरी नजरों से सभी को देखा और कहा, मेरे अपने स्वार्थी मकसद हैं, इसलिए उसके रहने या जाने के बारे में मेरी राय देना ठीक नहीं होगा। लायबा की हालत नाजुक थी। उसके शक्ति चक्र स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध थे, जिसके कारण उसका शरीर कमजोर था। स्वर्गीय नियति पिल की ही उसकी जिंदगी को लंबा कर सकती थी, और अब जब इवेश चला गया था, स्वर्गीय नियति पिल वाला एकमात्र व्यक्ति ध्रुव था। अमोगेश स्वाभाविक रूप से चाहता था कि ध्रुव रुके। बेशक वह चाहता है कि ध्रुव रुके, उसकी बेटी की जान का सवाल है। लेकिन ग्रेट एल्डर, तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच सकते। पूरे धवल कुल का सवाल है। हमें सावधान रहना होगा। यह फैसला धवल कुल का भविष्य तय करेगा। शहयार कुछ देर चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उसे ना तो भगाऊंगा, ना ही जबरदस्ती रोकूंगा। मैं बाहरी लोगों के सामने यह नहीं कहूंगा कि वह धवल कुल का शिष्य है। नहीं, अपने लोगों के सामने यह नकारूंगा। इस मामले पर धीरे धीरे विचार करना होगा। इसके अलावा हेलगेट की 6 महीने की समय सीमा जल्द खत्म होने वाली है। इस बार वे ध्रुव के लिए नहीं, बल्कि पूरे धवल कुल के लिए आएंगे। हमें जवाबी उपायों पर चर्चा करनी होगी। उसकी बात खत्म होते ही हॉल में फिर से बहस शुरू हो गई। घंटों की लंबी चर्चा के बाद सारे तीर फिर भी ध्रुव की ओर मुड़ गए। क्या वो हेलगेट का यंग लीडर नहीं है? तो हम उसे आगे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। अभी तो तुम उसे भगाना चाहते थे और अब उसे आगे करना चाहते हो। मुद्दा यह है कि वह यह स्वीकार नहीं करता कि वह यंग लीडर है, भले ही उसके पास महान शक्ति हो। अगर वह उसका इस्तेमाल हमारे लिए नहीं करता तो क्या फायदा? हॉल में बहस देर रात तक चलती रही। दूसरी ओर लायबा के शानदार आवाज घर में लायबा ने अपने दोनों गालों को हाथों से थामा और बिना पलक झपकाए ध्रुव को देखते हुए पूछा, बताना तू सच में हेलगेट का यंग लीडर है? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं वही हूं जो मैं हूं। मेरा नाम ध्रुव है। उसने यह स्वीकार नहीं किया कि वह यंग लीडर था, लेकिन उसे अपने दिल में पता था कि इस शरीर की पहचान वाकई हेलगेट का यंग लीडर हो सकती थी। लायबा ने खिलखिलाकर हंसी, तू कोई भी हो, मेरे लिए तू वही छोटा गुलाम है, निडर, बिंदास और मस्त। उसकी हंसी में बचपना था जो ध्रुव को हल्का सा सुकून दे गया। तभी सुरमास ने सिर कुचलाते हुए कमरे में कदम रखा। अरे बॉस, ये ब्लड लाइन क्या भला है? जितना मैं साधना करता हूं उतना ही लगता है कि मेरा शरीर बदल रहा है। देखो ना, उसने अपने सिर की ओर इशारा किया। यह 2 गांठें कहां से उभर आई? यह तो पक्का कोई सीन है, सख्त और अजीब। सूरमास इस पूरे समय साधना में डूबा था। ध्रुव ने उसे जो महिषासुर ब्लड लाइन दी थी, उसकी शक्ति से वह उत्साहित था। लेकिन जितना वह साधना करता, उतना ही उसे लगता कि यह शक्ति अथाह थी, जैसे कोई अंतहीन गढ़ था, और उसके शरीर में भी बदलाव आ रहा था वो और अधिक भैंसे जैसा लगने लगा था। ध्रुव ने उसे गौर से देखा और चुपके से हैरान हुआ। फिर बोला, मैंने तुझे जो ब्लड लाइन दी वो महिषासुर ब्लड लाइन है, एक प्राचीन ताकतवर शक्ति। अगर इसे चरम तक साध लिया जाए तो यह स्वर्ग तक पहुंच सकती है, पाताल को भेज सकती है। यह बेहद खतरनाक है। सूरमास की आंखें चमक उठीं, उसका खून जोश से उबलने लगा। तो यह बात है महा ब्लड लाइन, फिर तो मुझे अपनी साधना दोगुनी करनी होगी, उसने जोश में कहा। हाँ, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सावधान रहना, हो सकता है तू सच में भैंसा बन जाए। सूरमास एक पल को ठिठका, फिर जोर से हंसा। अरे, मेरे नाम के हिसाब से तो मुझे सुअर बनना चाहिए था, लेकिन भैंसा यह तो 1000 गुना बेहतर है। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर भैंसा बनूंगा, उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, और फिर अपने कमरे में लौटकर साधना में डूब गया।
ध्रुव ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी। मैं वापस जाकर आराम करने जा रहा हूँ, उसने कहा। लाइबा ने उदास होकर पूछा, क्या तू इस जगह को छोड़ देगा? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी नहीं। लाइबा का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। यह तो फिर अच्छी बात है। ध्रुव को अभी 2 मिशन पूरे करने थे। पहला, लाइबा की बीमारी का इलाज करना। एक एस रैंक मिशन पुरस्कारों को नजरअंदाज करते हुए, भले ही कोई पुरस्कार ना हो, ध्रुव लाइबा की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देता। दूसरा था वृशांत की दी हुई सील बन स्पेस रिंग को खोलना, जिसके लिए कुलपति का चिन्ह चाहिए था। ध्रुव का मन कह रहा था कि इस रिंग में कुछ खास था। वो बिल्कुल भी इसे शैयार को देने के मूड में नहीं था। अगले दिन सूरज की पहली किरणें धवल कुल की चोटी पर पड़ रही थीं, पर हवा में एक अजीब सा तनाव था। रात भर मुख्य हॉल में चली बहस ने सभी एल्ड्रो के दिल में डर और अनिश्चितता भर दी थी। लेकिन ध्रुव को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका मन साफ था। वह धवल कुल का शिष्य बनने के लिए नहीं आया था। वो यहाँ सिर्फ अपने मिशनों के लिए रुका था। बाकी सब उसके लिए हवा में उलते शब्द थे। सुबह सुबह जब धवल कुल के लोग अभी भी अपने डर और साजिशों में उलझे थे, ध्रुव अमोगेश के कमरे की ओर बढ़ गया। आधे घंटे बाद ध्रुव ने अमोगेश का आदेश बैज लिया और धवल कुल के पुस्तकालय की ओर चला गया। रास्ते में शिष्य उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। कुछ उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, कुछ डर से उसे दूरी बनाए रख रहे थे। लेकिन ध्रुव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। पुस्तकालय में डिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बधाई हो। ध्रुव औषधि कौशल में प्रशिक्षण के लिए जैसे ही उसने औषधि कौशल की एक प्राचीन किताब को पढ़ना पूरा किया, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। इसका मतलब था कि उसने इस कौशल को सफलतापूर्वक सीख लिया था। हालांकि उसने धरती में इन कौशलों को महान परिपूर्णता स्तर तक सीख लिया था, लेकिन वह धरती के स्तर पर थे। डॉक वर्ल्ड का स्तर धरती से ऊंचा था और उसके पिछले औषधि कौशल का स्तर पूरी तरह से पीछे रह गया था। यह ऐसा था जैसे जब तकनीक विकसित होती है, पुरानी चीजें स्वाभाविक रूप से हटा दी जाती हैं। वैसे भी यह एक नया शरीर था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से शुरू से साधना करनी थी। उसने पुस्तकालय में उपलब्ध हर सहायक कौशल को पढ़ डाला, औषधि निर्माण, फॉर्मेशन मंत्र और प्राचीन रसायन शास्त्र। लेकिन जब बात तकनीकों की आई तो वह एक भी तकनीक नहीं सीख पाया। उसने कई किताबें पलटी, मगर हर बार सिस्टम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शायद सिस्टम मुझे सिर्फ वही तकनीकें सीखने देता है जो वह पुरस्कार के रूप में देता है, उसने सोचा, या फिर यह सब तकनीकें मेरे लिए बहुत मामूली हैं। उसने किताबों को एक तरफ रखा और हल्के से मुस्कुराया। खैर, यह सब तो कचरा ही है। फिर वो पुस्तकालय के एक और तल पर गया जहां गुप्त इतिहास और अजीब रिकॉर्ड्स की किताबें थीं। उसने एक मोटी धूल भरी किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। डॉक वर्ल्ड में स्वर्ग माता थी। धरती पर रहने वाले लोग जनता थे और सभी प्रकार के नियम उत्पन्न हुए। पहली शक्ति डॉक वर्ल्ड की सबसे मजबूत शक्ति बन गई। यह पहली शक्ति क्या है? सभी नियमों का उत्पन्न होना क्या है? ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उसने किताब के पन्ने पलटे और एक और पंक्ति पढ़ी। कहा जाता है कि 2000 साल पहले एक नाग दैत्य ने स्वर्ग लोक को चीर दिया था। फिर स्वर्ग ने उसे मार डाला और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे नागूर पर्वत श्रृंखला में बदल गया। कमाल है, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। लाखों मील में फैला इतना लंबा एक दैत्य, यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने बेहमोद बीस्ट देखा है और शायद ही कोई उससे विशाल जीव हो सकता है। यह तो मजाक है। बेहमोद बीस्ट का जिक्र आते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, तू अब कहाँ है मेरे दोस्त? तू ठीक तो है ना? पूर्वज रुद्रदेव ने उसे बताया था कि एक बार बेहमोद बीस्ट किसी लोक को चुन लेता है तो वह उसे छोड़ नहीं सकता। वो जरूर डॉक वर्ल्ड के किसी कोने में होगा। ध्रुव को वह बहुत याद आ रहा था। उसे अपने साथियों 8 वॉर गॉड्स की भी याद आई। आरू ने भविष्य देखा था और उसने अपने पिता और 7 अन्य लोगों को पुनर्जन्म लेते देखा था। लेकिन वे अब कहाँ थे? ध्रुव ने मन ही मन सोचा। हातिम, तुम लोग कहाँ हो? छी! एक जोरदार चीख ने पर्वतों को हिला दिया। आसपास के पेड़ हिल गए और पक्षी डर कर उड़ गए। हातिम वीरन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, क्या तू थोड़ा सहन नहीं कर सकता? हातिम ने सिर कुचलाया और भोलेपन से मुस्कुराया। माफ करना भाई, बहुत खुजली हो रही थी, रोक नहीं पाया। मुझे लगता है मास्टर अभी मेरे बारे में सोच रहा था, तभी तो यह छींक आए। कमबख्त, अरहत ने बड़बड़ाते हुए कहा। हर बार छींकने पर यही बोलता है कि मास्टर मेरे बारे में सोच रहा है। कुछ नया बोल भाई, हातिम ने गंभीर चेहरा बनाया। इस बार सच में है, मुझे लग रहा है मास्टर कहीं पास ही है। बस करो, लुरेज ने उन्हें चुप कराया। रुको, कोई आ रहा है। उसके इशारे पर सभी की नजरें सड़क की ओर गईं। ओजा, एजकांत, मीनराज, आठों की आंखें चमक उठी जैसे जंगली भेड़ियों ने शिकार देख लिया हो।
अचानक हातिम ने अपने थंडर हथौड़े को लहराया और भारी कदमों के साथ सड़क के बीच में कूद गया। उसकी पीठ पर लदा ताबूत हिल गया और उसकी मौजूदगी इतनी भयानक थी कि हवा में बिजली की चमक सी फैल गई। यह पेड़ मैंने लगाया है और यह सड़क मैंने खोली है, उसने दहाड़ते हुए कहा। अगर यहाँ से गुजरना है तो सड़क का पैसा दो। सड़क पर चल रहे यात्री डर से कांप उठे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। महाशय, हम गरीब लोग हैं, एक ने कांपती आवाज में कहा। हमारे पास कहाँ पैसा है? कृपया दया करें, हमें जाने दें। उनके चेहरों पर आंसुओं की धार बह रही थी। वीरन की भौहें सिकुड़ गईं। गई भैंस पानी में, यह भोंदू कुछ उल्टा ही करेगा। हातिम ने अपना सीना थपथपाया और जेब से कुछ पन्ना सिक्के निकाले। जल्दी उठो, उसने यात्रियों से कहा। यह सिक्के रखो और जल्दी जाओ। हाय, गरीब लोग कितने दुखी होते हैं। यात्री हक्के बक्के रह गए। यह कैसी डकैती थी? डकैत पैसा लूटने की जगह दे रहा था, लेकिन उन्होंने देर नहीं की और वह सिक्के लेकर जल्दी से भाग गए। हातिम सातों ने एक साथ चिल्लाया। अबे भोंदू, वीरन ने गुस्से से कहा। हम डकैत हैं, लूटते हैं, तू इस तरह हमें क्या खाने देगा? मैं अब और नहीं सह सकती, ओजा ने चिल्लाया। मैं भूख से मर रही हूं, इस धंधे का कोई फायदा नहीं है, मीनराज ने शिकायत की। हातिम ने फिर सिर कुचलाया। अरे गरीब लोग कितने दयनीय हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी मदद? एजिकांत ने तंज मारा। तो मैं तुझसे पूछता हूं, हमें आखिरी बार कब खाने को कुछ मिला? ओ, मुझे नहीं पता, हातिम ने भोलेपन से कहा। ठीक है, आसान सवाल, अरहद ने कहा। तूने कितने दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया? पेट भरकर? हातिम ने उंगलियों पर गिनती शुरू की। 2, 5, हाँ, 18 दिन से पेट भरकर नहीं खाया, और पिछले 3 दिन से तो कुछ भी नहीं। खाने की बात करने से मुझे और भूख लग रही है। वीरन ने सिर पीट लिया। मैं तुझे सलाम करता हूँ भाई। बाकी 6 लोग शब्दहीन रह गए। लॉरेज ने गंभीर होकर कहा, इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन यह सड़क यमगढ़ शहर की ओर जाती है। अगर हम यहाँ डटे रहे तो शायद मास्टर का कोई सुराग मिले। खरगोश का इंतजार करना कोई तरीका नहीं है। मीनराज ने कहा, हमें नहीं पता कि मास्टर यहाँ से गुजरेगा भी या नहीं, शायद वह किसी और दिशा में है। डॉक वर्ल्ड इतना बड़ा है कि पागल कर देता है। और जाने बड़बड़ाया। पहले यह सोचो कि आज खाने के लिए क्या करें, एजकांत ने कहा। मैं अब डकैती नहीं करना चाहता, यह सब बेकार लोग हैं, कोई पैसा नहीं है इनके पास, तो कुछ बड़ा करें, वीरन ने जोश में कहा। क्यों ना हम नीलामी घर लूट लें, वहां ढेर सारा पैसा है, कीमती पिल्स और खजाने हैं, वही चाहिए हमें। वाह, हातिम उत्साहित हो गया। यह काम तो मस्त है, मैं भी शामिल हूं। चिंता मत करो, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सातों ने उसे घूरा और एक साथ बोले, तू यहीं रह। हातिम ने फिर सिर खुजलाया। अमिताभ, कौन सा नीलामी घर? अरहत ने पूछा। मैंने सुना है, वीरन ने कहा। यमगढ़ शहर के पश्चिम में एक छोटा सा कस्बा है, वाला गांव। वहां जल्द ही एक छोटी सी नीलामी होने वाली है। यह सही मौका है, कम भक्त मीनराज ने कहा। गांव की नीलामी थोड़ा कमतर नहीं है, हमने आधे महीने से कुछ नहीं खाया, ओझा ने कहा। पहले पेट भरे हैं, फिर बड़ा सोचेंगे। ठीक है, सातों ने सहमति जताई। जब से वह डार्क वर्ल्ड में आए थे, आठों उस सुनसान जगह पर इंतजार कर रहे थे जहां पक्षी भी पर नहीं मारते। उनकी हालत दयनीय थी, लेकिन उनके दिल में एक ही मकसद था, अपने मास्टर को ढूंढना। पुस्तकालय में 3 दिन और 3 रातें बिताने के बाद ध्रुव ने सैकड़ों जड़ी बूटियों और उनके गुणों के बारे में गहराई से पढ़ा। उसने एक प्राचीन किताब में रक्तबला और चंद्रकांत पुष्प के बारे में भी पढ़ा था, 2 पौराणिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जो लायबा की बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी थीं। लेकिन इन जड़ी बूटियों को केवल भाग्य से पाया जा सकता था। यह अमूल्य थी और पूरे धवलकुल में इनमें से एक भी नहीं थी। ध्रुव ने भय सिकोड़ते हुए किताब बंद की। उसने सिस्टम शॉप खोली और जांच की, एक भी नहीं। उसने निराशा से बड़बड़ाया। सिस्टम शॉप में चंद्रकांत पुष्प रकबेला जैसी कोई जड़ी बूटी नहीं थी। बिना इनके वह लायबा के लिए धन का सूत्र नहीं बना सकता था और मिशन पूरा करना असंभव हो जाता। नहीं, उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प लिया। इस दुनिया में साधना ना कर पाना मृत्युदंड से कम नहीं है। मुझे लायबा की मदद के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी। वो पुस्तकालय के गलियारों में और गहराई तक गया जहां धूल भरी किताबें और गुप्त रिकॉर्ड्स थे। उसने हर उस किताब को पलटा जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, उनके स्थान और औषधीय गुणों के बारे में थी। क्या कहा वो 3 दिन से पुस्तकालय में है? शयार ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एक शिष्य ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ कुलपति, उसने ग्रेट एल्डर का टोकन इस्तेमाल किया। हम उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। वो 3 दिन और 3 रातों से पुस्तकालय में बंद है। क्या हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए? शयार ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सोच में पड़ गया। वो वहां क्या ढूंढ रहा है? क्या वो धवल कुल की उन्नत तकनीकों को सीख रहा है? धवल कुल का पुस्तकालय एक खजाना था।
वहां प्रथम श्रेणी से लेकर 9वीं श्रेणी तक की गुप्त तकनीकें थीं जो हर शिष्य का सपना थी। अगर ध्रुव वहां इतना समय बिता रहा था तो क्या वह इन तकनीकों को हथियाने की कोशिश कर रहा था? शिष्य ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया, नहीं, वह तकनीकों को नहीं सीख रहा। वो गुप्त इतिहास, अलौकिक घटनाओं और औषधीय किताबें पढ़ रहा है। समय समय पर हंसता भी है जैसे कोई पागल। मैंने उसकी पढ़ी किताबों की जांच की। ज्यादातर बनावटी कहानियां हैं, नाग, राक्षस, पौराणिक जड़ी बूटियां और ऐसी चीजें जो कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो हमारे पुस्तकालय को किसी उपन्यास की दुकान की तरह इस्तेमाल कर रहा है। शयार की आंखें सिकुड़ गईं। बस इन किताबों को पढ़ रहा है। ध्रुव, तू क्या ढूंढ रहा है? उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने शिष्य को आदेश दिया, निगरानी रखो, मुझे हर छोटी बड़ी बात की खबर चाहिए। हाँ। शिष्य ने तुरंत सिर हिलाया और चला गया। शहयार अकेले में सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव का मकसद क्या था। उधर अमोगेश भी यही सोच रहा था। दोनों को ध्रुव की हरकतें रहस्यमयी लग रही थीं। उधर लाइबा पिछले 3 दिन से ध्रुव को ढूंढ रही थी। वो हर जगह गई, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। सूरमास से पूछ पूछ कर तो उसने उसके कान पका दिए थे। तेरा बॉस कहाँ गया? लाइबा ने गुस्से से पूछा, अपने हाथ कमर पर रखकर। सूरमास ने कड़वाहट भरे लहजे में जवाब दिया, छोटी सुंदरी, मुझे सच में नहीं पता। वो बस गायब हो गया। लाइबा ने अपने पिता को देखा और दौड़कर उनके पास गई। बाबा, आप तो जानते हैं ना कि वह कहाँ है? उसकी आवाज में बेचैनी थी। लेकिन अमोगेश ने नजरें चुराईं और जल्दी से वहां से कोई बहाना बनाकर खिसक गए। ध्रुव ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि उसका ठिकाना किसी को ना बताएं। लाइबा उदास होकर वापस आंगन में आ गई। उसकी आंखें नम थीं। एक और दिन और रात बीत गई। ध्रुव ने आलस्य से अंगड़ाई ली, एक मोटी किताब बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सब कुछ समझ लिया। उसने चंद्रकांत पुष्प और रक्तबेला के बारे में सारी जानकारी जुटा ली थी। किताबों के अनुसार यह जड़ी बूटियां नागूट पर्वत श्रृंखला के गहरे जंगलों में पाई जा सकती थी, लेकिन बस भाग्यशाली लोग ही इन्हें हासिल कर पाते थे। ध्रुव ने मन ही मन नक्शा तैयार कर लिया था। उसे अब धवल कुल छोड़कर इन जड़ी बूटियों की खोज में जाना था। आधे घंटे बाद वो लाइबा के आंगन में लौट आया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे एक तेज खूनी मंशा महसूस हुई। उसका दिल कांप गया। लाइबा गुस्से से भरी तेजी से उसकी ओर बढ़ी। तू पिछले 4 दिन से कहाँ था? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आंखें गुस्से और चिंता से भरी थीं। ध्रुव चौंक गया। मैं कि एकांत में साधना करने गया था, उसने हकलाते हुए कहा। लाइबा ने उसे देखा और पूछा, तो क्या तूने कोई सफलता हासिल की? ध्रुव ने सिर हिलाया, नहीं। लाइबा ने उसे गुस्से में घूरा। 1 महीने में तू पूरा एक स्तर ऊपर जा सकता है और 4 दिन रात गायब रहकर भी तू कह रहा है कि कुछ नहीं मिला। तू मुझे बेवकूफ समझता है। तूने मुझसे वादा किया था कि तू धवल कुल नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। ध्रुव ने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और बोला, मैं यह नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सिर्फ कहा कि मैं अभी के लिए इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने तुरंत जेब से 2 स्वर्गीय नियति पिल निकाली और कहा, यह ले दो और पिल इन्हें आपात स्थिति के लिए रखना। यह पिल्स उसने सिस्टम शॉप से अपने पॉइंट्स खर्च करके खरीदी थी। अगर उसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं मिली तो लाइबा की जान खतरे में पड़ सकती थी और इस वजह से उसका मिशन अधूरा रह जाता। मिशन का पुरस्कार 3 विशेष वस्तुएं और डबल एक्सपी कार्ड था, जो ध्रुव के लिए अभी बहुत जरूरी थे। लाइबा का चेहरा भावुक हो गया। क्या तू पिछले 4 दिन मेरे लिए यह पिल्स बनाने गया था? उसने कांपती आवाज में पूछा। तू मेरे लिए इतना अच्छा क्यों है? मैं तुझे इसका बदला कैसे चुकाऊं? ध्रुव ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, अपने शरीर से चुका दे। लाइबा ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है। ध्रुव हक्का बक्का रह गया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, इसे इतनी गंभीरता से मत ले। वो अभी रिश्तों या भावनाओं में उलझने के मूड में नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य डॉक वर्ल्ड में अपनी शक्तियां बढ़ाना और देवलोक में जाकर मुख्य नींव को नष्ट करना था। उसे यह भी पता लगाना था कि देव प्रभु ने उसकी मां की आत्मा को क्यों लिया और उसे किस उच्च लोक में भेजा। उसके अनुमान के मुताबिक वह आत्मा मुख्य नींव के पास थी। ध्रुव का मन इन सवालों में उलझा था और उसे अभी प्यार मोहब्बत में कोई रुचि नहीं थी। बात खत्म करके वह बड़े कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लाइबा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देर रात ध्रुव अमोगेश के कमरे में पहुंचा। उसने उसका आदेश बैज वापस किया और शांत स्वर में कहा, मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रहा हूं, शायद वापस आने में कुछ वक्त लगे। अमोगेश चौंका जा रहा है। अच्छा है, जा, उसने उदासीन लहजे में कहा। धवल कुल अब मुसीबत का अड्डा बन गया है। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है। अगर तू जा सकता है तो जा, कम से कम यहाँ के दलदल में नहीं फंसेगा। ध्रुव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं वापस आऊंगा। अमोगेश ने गुस्से से कहा,
अगर जा रहा है तो वापस मत आना। धवल कुल बर्बाद होने की कगार पर है। लोग बिखर चुके हैं। कई एल्डर तो पहले ही निकल चुके हैं। इस दौरान लोगों के दिल बिखर गए थे। अगर किसी कुल के लोग बिखर जाए तो उसका विनाश दूर नहीं होता। ध्रुव ने सुना था कि धवल कुल में लोग डर के मारे भाग रहे थे। विपत्ति के समय लोग बिखर जाते हैं और धवल कुल का अंत दूर नहीं था। कौन बेफालतू में अपनी जान गंवाता, लेकिन ध्रुव ने इस पर कोई बात नहीं की। उसे धवल कुल के अस्तित्व की परवाह नहीं थी। वो बस मिशन और लाइबा को ठीक करने की संभावना की परवाह करता था। जैसे ही वह जाने को हुआ, अमोगेश ने अचानक पूछा, वह चीज जो वृशांत के पास थी, वो तेरे पास है ना? ध्रुव की आंखें हिली, लेकिन उसने ना तो हाँ कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा। उसने शांत स्वर में जवाब दिया। अमोगेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गया। जैसे ही ध्रुव दरवाजे की ओर बढ़ा, वह रुका और पीछे मुड़कर पूछा, मुझे कुलपति का चिन्ह कैसे मिलेगा? अमोगेश की भौएं हिली। उसने ध्रुव को गंभीरता से देखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, कुलपति का इच्छा टोकन। कुलपति का इच्छा टोकन, ध्रुव ने मन ही मन दोहराया। अमोगेश ने गुस्से से कहा, हाँ, कुलपति की इच्छा की शक्ति, वही कुलपति का चिन्ह है। यह एक खास सरनी की बेड़ी की तरह है। केवल एक निश्चित प्रकार की शक्ति ही इसे खोल सकती है। अगर तूने गलत शक्ति से इसे खोलने की कोशिश की तो अंदर की चीज नष्ट हो जाएगी। उसके शब्द साफ थे। अमोभिश कोई मूर्ख नहीं था। उसे पता था कि वृशांत की स्पेस रिंग ध्रुव के पास थी, और ध्रुव भी समझ गया था कि अमोगेश को सब पता है, लेकिन उसने इसे छिपाने का फैसला किया। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है।